नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। अब ये शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में वो शेयर बाजार के मुश्किल ग्राफ घूमने लगते हैं, बड़े बड़े आंकड़े। लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हिस्सों में तोड़कर देखना। हमारे पास अर्थशास्त्र पर बने कुछ लेक्चर नोट्स हैं जो इसी काम को बहुत आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से ये समझना कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को किन हिस्सों या सेक्टर्स में बांटा जाता है। ये बंटवारा किसी देश के विकास की कहानी कैसे बताता है और सबसे जरूरी, भारत की कहानी इस नक्शे पर कहाँ फिट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे जरा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मतलब सरकारें जब नीतियां बनाती हैं या जब हम चीन या अमेरिका से अपने देश की तुलना करते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में रोजगार कहाँ से आ रहा है, तो इन सभी सवालों के जवाब वो इसी बंटवारे में छिपे होते हैं। ये अर्थव्यवस्था का एक्सरे जैसा है, कह सकते हैं। वाह! अर्थव्यवस्था का एक्सरे, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस एक्सरे की सबसे पहली और बुनियादी तस्वीर देखते हैं। कहानी शुरू होती है जमीन से, प्रकृति से। इन नोट्स में पहला जिक्र है प्राथमिक क्षेत्र का, यानी प्राइमरी सेक्टर। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्राथमिक मतलब सबसे पहला। ये वो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं, जैसे जमीन से अनाज उगाना यानी कृषि, समुद्र से मछली पकड़ना या धरती के नीचे से कोयला या लोहा निकालना मतलब खनन। इसीलिए इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की ये नींव है, यहीं से तो कच्चा माल मिलता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है जमीन से, खेती, माइनिंग। लेकिन सिर्फ कच्चा माल निकालने से तो कोई देश अमीर नहीं बनता, है ना? उस कच्चे माल का कुछ करना भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर की। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसका काम है प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को लेना और उसे एक नई, ज्यादा कीमती चीज में बदलना। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि प्राइमरी सेक्टर ने आपको गेहूं दिया और सेकेंडरी सेक्टर ने उसकी रोटी या ब्रेड बना दी। उसने कपास लिया और कपड़ा बना दिया। उसने लौह अयस्क लिया और स्टील बना दिया। सारे कारखाने, सारी मैन्युफैक्चरिंग इसी में आती है। समझ गया। तो पहला सेक्टर चीजें निकालता है, दूसरा उसे बनाता है, और फिर आता है तीसरा, जिसे नोट्स में सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, तृतीय क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर। ये क्या करता है? हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ है कहानी में। पहले दो सेक्टर कुछ बनाते हैं जिसे आप छू सकते हैं, है ना? गेहूं, कपड़ा, कार। लेकिन ये तीसरा सेक्टर, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये कुछ बनाता नहीं, ये सेवाएं देता है। सेवाएं? हाँ, ये हवा में है, ये अदृश्य है। जैसे डॉक्टर की सलाह, टीचर की पढ़ाई, बैंक की सर्विस या आपके फोन का इंटरनेट कनेक्शन। और कमाल की बात यह है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इसी अदृश्य चीज से बन रहा है। ये बात तो है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी तो एक तरह की सेवा ही हुई। और भारत के बारे में तो ये बात और भी ज्यादा सच लगती है। हमारे चारों तरफ आईटी कंपनियां, कॉल सेंटर, कोचिंग सेंटर, ये सब तो इसी का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारत के मामले में ये सेक्टर ही हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है। इन नोट्स में साफ लिखा है कि भारत की जीडीपी यानी देश की कुल कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा इसी सेवा क्षेत्र से आता है। तो ये तीन सेक्टर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन एक मिनट, क्या ये हमेशा इसी क्रम का होता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी? क्या कोई देश सीधे प्राइमरी से टर्शरी पर छलांग लगा सकता है? क्योंकि भारत के बारे में तो कुछ ऐसा ही सुनने में आता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये हमें सीधे उस कॉन्सेप्ट पर ले जाता है जिसका जिक्र इन नोट्स में है, संरचनात्मक परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान का करियर ग्राफ हो। ओके। शुरुआत में कोई शायद हाथ से मेहनत वाला काम करे, ये हुआ प्राइमरी सेक्टर। फिर वो किसी फैक्ट्री में मशीन चलाना सीख लेता है, ये हुआ सेकेंडरी सेक्टर। और सालों के अनुभव के बाद वो उसी काम पर दूसरों को सलाह देने वाला कंसल्टेंट बन जाता है, ये है सर्विस यानी टर्शरी सेक्टर। देशों की अर्थव्यवस्था भी कुछ इसी तरह बड़ी होती है। जैसे जैसे देश अमीर और विकसित होता है, उसकी निर्भरता खेती से हटकर इंडस्ट्री और फिर सर्विसेज की तरफ चली जाती है। एकदम सही, ये एक तयशुदा रास्ता है
जो लगभग हर विकसित देश ने अपनाया है। गरीब देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि हावी होती है, विकासशील देशों में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों तेजी से बढ़ रहे होते हैं। और अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में वहां सर्विस सेक्टर का दबदबा होता है। लेकिन आपके पिछले सवाल पर वापस आते हैं, क्या कोई देश छलांग लगा सकता है? भारत इसका सबसे बड़ा और दिलचस्प उदाहरण है। हम प्राइमरी सेक्टर से सीधे सर्विस सेक्टर की सुपर पावर बन गए। हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इसीलिए भारत को सर्विस संचालित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और यहीं पर इन नोट्स में भारत से जुड़ा एक ऐसा आंकड़ा आता है जो दिमाग घुमा देता है। ये कहते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सबसे कम है, लेकिन रोजगार में सबसे ज्यादा। सोचिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सिरदर्द और सबसे बड़ी मजबूरी भी है। एक तरफ वो सेक्टर है जो देश की कमाई में सबसे छोटा हिस्सा डालता है, और दूसरी तरफ वही सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लोगों का पेट पालता है। ये आंकड़ा सिर्फ एक फैक्ट नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से रखा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहेली है, और ये सवाल खड़ा करता है कि अगर खेती से देश को ज्यादा कमाई नहीं हो रही तो ये इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, सही बात है। ये नोट्स इसके पीछे कई गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए आप किसी और देश पर निर्भर नहीं रह सकते। आपकी अपनी खेती मजबूत होनी ही चाहिए। और दूसरा शायद ये कि आज भी हमारी आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, और उनकी रोजी रोटी का सीधा जरिया खेती ही है। अगर ये सेक्टर बैठ गया तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल, यही दूसरा कारण है, ग्रामीण रोजगार, रूरल एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तो यहीं से आता है ना? कपड़ा मिलों को कपास चाहिए, चीनी मिलों को गन्ना, ये सब कृषि क्षेत्र ही देता है। ये पूरे ग्रामीण बाजार की रीढ़ है। जब किसानों के पास पैसा आता है तभी तो वो ट्रैक्टर, साबुन और मोबाइल फोन खरीदते हैं, और उससे बाकी इंडस्ट्री चलती है। तो जीडीपी के आंकड़े कृषि की असली अहमियत नहीं बताते। ये हमारी सामाजिक स्थिरता की गारंटी है। तो ये तो हुई पुरानी कहानी जो आज भी सच है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन दुनिया बदल गई है ना। आज की इकोनॉमी सिर्फ खेत और फैक्ट्री तक सीमित नहीं रही। आज डेटा नई मिट्टी है और कोड नई मशीन। तो इसी नई हकीकत को समझने के लिए अब कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 डब्बे काफी नहीं है, हमें 2 और चाहिए। हाँ, और ये बहुत ही रोमांचक हिस्सा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और जटिल होती जाती है, हमें उसे समझने के लिए बेहतर लेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसी सोच के साथ 2 नए क्षेत्र जोड़े गए हैं जो खास तौर पर ज्ञान और सूचना पर आधारित है। इनमें से पहला है चतुर्थ क्षेत्र, यानी क्वाटरनरी सेक्टर। इन नोट्स में इसे ज्ञान क्षेत्र, नॉलेज सेक्टर कहा गया है। इसमें क्या आता है? इसमें वो सब कुछ आता है जिसका आधार दिमागी काम, सूचना और ज्ञान है। जैसे कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई डेटा को एनालाइज कर रहा है, या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इसी सेक्टर की देन है। अच्छा। हम सब ने ये बदलाव देखा है। हमारे माता पिता शायद सरकारी नौकरी या फैक्ट्री में काम करने को सबसे अच्छा मानते थे। आज हम अपने बच्चों को यूट्यूबर, कोडर या डिजाइनर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये बस करियर का बदलाव नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल बदलाव है जो हमारी सोच में दिख रहा है। और इसके बाद आता है 5वां और आखिरी, पंचम क्षेत्र, क्वाइनरी सेक्टर। ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। इसे निर्णय लेने वाला क्षेत्र, मतलब डिसीजन मेकिंग सेक्टर कहा गया है। हाँ, इसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ऊंचे स्तर पर फैसले लेते हैं। किसी देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी जो नीतियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और बोर्ड मेंबर्स, या वो टॉप वैज्ञानिक जो देश की विज्ञान नीति की दिशा तय करते हैं। अरे वाह, मतलब ये तो इकोनॉमी के सुपर बॉस हो गए। हाँ, इनकी संख्या तो बहुत कम होगी, लेकिन इनका असर सबसे ज्यादा होता होगा। ये तो पहली बार सुन रहा हूं कि सीईओ और टॉप सरकारी अफसरों का भी अपना अलग ही इकोनॉमिक सेक्टर होता है। बिल्कुल, ये सेक्टर आकार में बहुत छोटा लेकिन प्रभाव में सबसे बड़ा होता है। सरकार का एक नीतिगत फैसला या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का एक फैसला, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी और पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है।
इन नोट्स में एक जरूरी बात यह भी बताई गई है कि पारंपरिक मॉडल में 3 ही क्षेत्र हैं और ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल उसी पर आते हैं। ओके। लेकिन ये जो 5 क्षेत्रीय मॉडल है, ये हमें भविष्य की अर्थव्यवस्था की एक झलक दिखाता है, जहां दिमागी काम और सही फैसले लेना सबसे कीमती चीज होगी। ठीक है, तो अगर मुझे अब तक की सारी बातचीत को किसी दोस्त को 30 सेकंड में समझाना हो तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्राइमरी, प्रकृति से चीजें निकालना। सेकेंडरी, उन चीजों से कुछ नया बनाना। टर्शरी, बनी बनाई चीजों या लोगों को सेवाएं देना। चतुर्थक, ज्ञान और सूचना का इस्तेमाल करना। और पंचम, सबसे बड़े फैसले लेना। क्या ये सही रहेगा? एकदम परफेक्ट। और अगर क्रम याद रखना हो तो इन नोट्स में एक आसान सा शॉर्टकट भी दिया है। PSTQQ नियम। P से प्राइमरी, S से सेकेंडरी, T से टर्शरी, Q से क्वाटरनरी और आखिरी Q से क्विनरी। ये इन 5 स्तरों को याद रखने का एक सरल तरीका है। तो आज के इस चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों को समझना, ये असल में किसी देश के विकास की कहानी को उसके अलग-अलग अध्यायों में पढ़ने जैसा है। ये सिर्फ अकादमिक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि विकास का एक जीता जागता नक्शा है, जो दिखाता है कि कोई देश कहां से चला था, आज कहां खड़ा है और भविष्य में कहां जा सकता है। और इसी बात पर मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जैसा कि हमने देखा और ये नोट्स भी इशारा करते हैं कि अर्थव्यवस्था लगातार ज्ञान यानी क्वाटरनरी और निर्णय निर्माण यानी क्विनरी जैसे उच्च स्तरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है, जहां दिमागी काम की कीमत शारीरिक काम से कहीं ज्यादा है। तो क्या भविष्य में काम या रोजगार की हमारी पारंपरिक परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी? जब मशीनें और AI हमारा ज्यादातर काम करने लगेंगी, तब इंसान के काम का क्या स्वरूप होगा, उसकी क्या कीमत होगी, और इस बड़े बदलाव के लिए एक समाज के तौर पर हमें आज से क्या तैयारी करनी चाहिए?